देखते हैं हम लोगों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंसेंटमेंट, ये क्या है? निरसंक्रामक, ये क्या होता है भैया? डिसइंफेक्टेंट है। अच्छा, पहला जो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो क्लोरीन ऑक्सीकारक होता है, ये किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। जैसे यदि आप ट्वाइस I माइनस है और इसको क्लोरीन से रिएक्ट करा देंगे ना, तो ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये -1 से क्या आ गया? 0 ना, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये तो सही है, ये सही है। आगे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, अर्थात जो है रंग उड़ाने का काम करता है, ठीक है ना। क्लोरीन से हम लोग कपड़े उपड़े का इन सब का रंग उड़ाते हैं, तो क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है अपनी ऑक्सीकारक क्षमता के कारण। ब्लीचिंग, रंग उड़ाने वाला ब्लीचिंग एजेंट, ये भी सही है। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन ही निकलता है। आगे जो है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट समझते हैं? फर्श पे, नाले में, सीवर लाइन में, जमीन पर अगर जो है शरीर से हट के, शरीर के बाहर अगर कोई रोगाणु उत्पन्न है, रोगाणु उपस्थित है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब यानी कि कीड़े मकोड़े जो रोग उत्पन्न करते हैं वो उपस्थित हैं, तो उनको मारने का काम क्लोरीन का छिड़काव हम लोग करते हैं ना, सीवर लाइन में, नाली में, नाले में। और चौथा जो है ऑल, तो सही, ये भी काम करता है क्लोरीन, ये भी करता है, ये भी, यानी सभी, चौथा विकल्प सही है, ठीक है ना। आगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। डेनियल सेल में होते हैं, डेनियल सेल क्या होता है देखा जाए। डेनियल सेल 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके हम सेल बनाते हैं ना। विद्युत रासायनिक सेल जो 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके हम बनाते हैं, डेनियल सेल होता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड ले, जिंक इलेक्ट्रोड मैंने लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, दोनों को किसी माध्यम से जोड़ दिया, तो ये डेनियल सेल बन गया ना। तो यहाँ पर जो है डेनियल सेल में होते हैं जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के रूप में, सही है। जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं, जिंक एंड कॉपर एज इलेक्ट्रोड। ये एनोड होता है, ये कैथोड, पहला ही विकल्प सही है, ठीक है ना। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें दिया है आयरन, दूसरा दिया है कॉपर, तीसरा दिया है सीजियम और चौथा दिया है लिथियम। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इधर इधर जाते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण घटता है, इधर आते हैं तो बढ़ता है। सीजियम सबसे नीचे है ना, तो सीजियम ये विकल्प सी है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा आवर्त सारणी में, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में आर, वी और ई क्रमशः आर जो है रेडियस है, वी जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई जो है
ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी आप ये इन्होंने दे रखा है। आगे इनका क्या कहना है? निम्न में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है? n के प्रोपोर्शनल कौन सा है? तो पहला है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v और r, वेग और रेडियस का गुणनफल। दूसरा है रेडियस और एनर्जी का गुणनफल। तीसरा है एनर्जी और वेलोसिटी का रेशियो। चौथा है रेडियस और एनर्जी का रेशियो। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर हम देखें तो यहाँ पर r जो है रेडियस है, रेडियस n के वर्ग के समानुपाती होता है, n के वर्ग के समानुपाती होता है। और v जो है n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, v n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए पहले r की बात करें, r जो है ये होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ये होता है r। और इलेक्ट्रॉन का वेग जो है, वेग हमने बताया आपको, ये जेड ई स्क्वायर अपान हम कहें कि के जेड अपान एन के है, के जेड अपान एन, जहाँ पे के जो है कांस्टेंट है। अगर हम ये हो गया, आगे देखा जाए, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, r और v को, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, v इंटू आर कर दें, तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और इनटू ये के जेड अपान n। तो ये तो सारे कांस्टेंट हैं, जेड जेड कैंसिल होगा, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको छोड़ दीजिए, केवल यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ n, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो v इंटू आर प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ एक n बचेगा ना, v इंटू आर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस का जो गुणनफल होगा n के समानुपाती, n के प्रोपोर्शनल होगा। पहला विकल्प चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 तो फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखिए, 7, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया अंतर्निहित है। एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, इसे एल्कोहल में बदलना है, तो ये यहाँ तय करेगा, यहाँ से निकलेगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बनेगा ROH प्लस H-। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है। तो बहरहाल विकल्प यहाँ नाभिक से ही, इलेक्ट्रॉन से नहीं दिया गया है, केवल प्रतिस्थापन नाम दिया गया है, तो कोई बात नहीं, ये प्रतिस्थापन है, विकल्प सी सही है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, ठीक है ना। क्वेश्चन 8 देखा जाए, क्वेश्चन 8 बहरहाल फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का नहीं है, 9, 10 की वही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में सर्वाधिक द्रव्यमान वाला है, सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है, ठीक है ना, हाईएस्ट मास, हाईएस्ट मास देखा जाए, ये है पहला आयरन के 40 ग्राम, पहला है 40 ग्राम ऑफ आयरन, अगला है दूसरा एनडीपी पर नाइट्रोजन के 6 मोल, 6 मोल नाइट्रोजन एट एनडीपी, 6 मोल। दूसरा है 0.2 ग्राम सिल्वर, 2 ग्राम सिल्वर। अगला है डी 10 टू पावर
23 आइटम आपका। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम आते हैं इस पे, लोहे का 40 ग्राम, यानी कि इसका वजन दिए 40 ग्राम, तो 40 ग्राम का होगा, इसका वजन ढूंढ दिया गया 40 ग्राम लोहा 40 ग्राम का ही होगा, ठीक है ना। उसका द्रव्यमान 40 ग्राम। 6 मोल नाइट्रोजन, 6 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28, तो 6 गुणे 28 ग्राम हो गया। 0.2 ग्राम सिल्वर, तो 0.2 ग्राम सिल्वर है। अब इसमें देखिए सिल्वर का 0.2 ग्राम, चांदी के इतना ग्राम। अब चांदी के इतना ग्राम पर आइटम नहीं दिए हैं, यहाँ पे अगर होता ग्राम आइटम, जैसे यहाँ आइटम ऑफ कार्बन दिया है, ग्राम आइटम दे दिया होता, ग्राम आइटम ऑफ सिल्वर ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, अगर इतना दे दिया होता तो ये 0.2 मोल 0.2 मोल ऑफ सिल्वर हो जाता है, और ये कितना ग्राम होगा 0.2 इंटू 10 108 ग्राम, मोलर मास 108, ठीक है। अब इतने आइटम ऑफ कार्बन, कार्बन का इतना आइटम इसमें 6 से गुणा कर दे तो 1 मोल हो जाता है, तो लगभग 1 मोल मान सकते हैं। 1 मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम हो तो 1 मोल हो जाता है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है ना। 12 ग्राम हुआ, लगभग 12 ग्राम से कम ही होगा, ठीक है ना, 12 ग्राम से कम होगा। तो इतना, इतने आइटम है ना, तो सिल्वर का इतना आइटम, एक आइटम 12 ग्राम का होता है, एक आइटम 12 एटॉमिक मास यूनिट का होता है, तो हम कहें कि इतना इंटू 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट, इतना हो गया। सिल्वर का एक आइटम कितना एटॉमिक मास यूनिट का होता है 12, इतने आइटम का वेट हो गया इतना एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये AMU हट के यहाँ ग्राम हो जाएगा, तो इतना ग्राम। तो सबसे अधिक इसी का है, इससे अधिक किसी का नहीं है, ठीक है ना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13, वह उपयुक्त अभिक्रिया जो बेंजीन को टॉलुइन में, बेंजीन से टॉलुइन फ्रीडल क्राफ्ट, बेंजीन से टॉलुइन एनहाइड्रस AlCl3, तो मैं टॉलुइन मिलेगा। ठीक है ना, और ये क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 फिजिक्स का है, 15 केमिस्ट्री का है, 15। एक्स और वाई द्रव्यमान के नाभिकों को साथ में जोड़ा गया है, एक्स और वाई द्रव्यमान के नाभिक है, उनको साथ में जोड़ा गया है। दो नाभिक है, एक का द्रव्यमान x है, दूसरे का y है, इनको जोड़ा गया, ठीक है। और उसमें से m द्रव्यमान नाभिक और उससे m द्रव्यमान का नाभिक बनाया गया है, तो जो परिणामी नाभिक है उसका द्रव्यमान जो है m है। तो हाँ, देखा जाए ये और ये मिलकर के एक नया नाभिक बना रहे हैं। मान लीजिए कि नाभिक x है और न्यूक्लियस y है, दोनों मिलकर के एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसका द्रव्यमान कितना है x ग्राम, इसका द्रव्यमान जो है x है, इसका y है, इसका द्रव्यमान m है। तो जब दो नाभिक मिलकर के किसी नए नाभिक का निर्माण करते हैं तो हीट के रूप में, यानी नाभिकीय संलयन जब होता है तो हीट के रूप में कुछ मास बाहर निकल जाता है, कुछ द्रव्यमान क्षति होती है और एनर्जी बाहर निकल जाती है। अर्थात ये जो है इन दोनों को योग से थोड़ा कम होगा, x प्लस वाई, ये
ये इन दोनों के योग से कम होगा, यानी x प्लस वाई ग्रेटर होंगे m से। ठीक है ना। दो अलग अलग नाभिक जब मिलते हैं और एक नाभिक बनाते हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन में हीट बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। जब हीट बाहर निकलती है तो हीट कहाँ से निकलती है? द्रव्यमान क्षति के कारण, अर्थात बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेक्लांस सेल और डेनियल सेल इसके उदाहरण है। देखिए लेक्लांस सेल दोनों ड्राई सेल है नहीं, लेक्लांस सेल तो ड्राई सेल होता है, लेकिन जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल ड्राई सेल नहीं होता, बल्कि उसमें सीसा संचायी सेल, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दोनों गीले सेल हैं, लेक्लांस सेल और डेनियल सेल। हाँ, दोनों को हम गीला सेल कह सकते हैं। ये क्या दे रखे हैं यार, दोनों शुष्क सेल है, दोनों गीले सेल हैं, दोनों सेल शुष्क सेल गीला सेल है, गीला सेल शुष्क सेल है। हमारे नरक कर दिए हैं। लेक्लांस सेल में हम लोग ड्राई सेल पढ़ते हैं यार, लेक्लांस सेल तो ड्राई सेल पढ़ते हैं ना। बैटरी लेक्लांस सेल ड्राई सेल ही तो पढ़ते हैं। जिंक शुष्क सेल है। हाँ, और उसके बाद जो डेनियल सेल है उसमें हम साल्ट ये सब लगाते हैं, तो एक शुष्क और एक गीला, सी विकल्प सही होना चाहिए ना। देखिए लेक्लांस सेल जो हम जिंक का ऐसे बर्तन लेते हैं, जिंक का एनोड, ग्रेफाइट का एनोड लगाते हैं, एल्युमिनियम का ये है टोपी लगी होती है जो टॉर्च में यूज करते हैं, ये तो ड्राई सेल होता है ना। तो पहला ये ड्राई है, और जो डेनियल सेल है ये वेट सेल। ठीक है ना। अगला नरक कर दिया इनको, उत्तर गड़बड़ हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई व्याख्या छोड़ दिए। व्याख्या पे बहुत ध्यान। अब डेनियल सेल जिसमें हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, दोनों को साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ते हैं, तरल उसमें होता है ना, विद्युत अपघट्य भरते हैं विलयन के रूप में। तो जो ये सोल्यूशन बनाए हैं ना, वो बस यही, आपसे ज्यादा वो नहीं जानते हैं जो ये सब बनाते हैं। सब बच्चों से ही बनवाते हैं, बीएससी उसी के। बस इतना है कि वो घर में बैठ के किताब कापी खोल के बनाते हैं, आप बगैर किताब कापी देखे बता रहे हैं, इसलिए इनके उत्तर पे बहुत भरोसा न करिए। वो आपसे बहुत ज्यादा नहीं जानने वाले हैं सब, हम तो जानते हैं नहीं, सब बनवाते हैं। हम लोग भी जब बीएससी कर रहे थे तो बहुत सीरीज बनाते थे, पैसा मिलता था 1000 रुपए। तो जो सीरीज बच्चे बीएससी में परीक्षा देते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो सब सीरीज हम ही लोग बनाते थे, उसका हल डी कुमार का निकलता था, बहुत जाते थे हम लोग। तो ऐसे सब पढ़ने वाले बच्चे बनाते हैं, इसलिए इस पे बहुत विश्वास न करिए, बहुत एक्सपर्ट बनाए हैं। ऑक्सीजन अणु दर्शाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखा जाए डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो। ऑक्सीजन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक ना। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ये ध्यान देंगे, बहुत पूछा जाता है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर अब 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में फिजिक्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से वह जो लौह चुंबकत्व तो दर्शाता है। फेरोमैग्नेटिक बताइए भाई। देखिए एल्युमिनियम है, सोडियम है, जिंक है, और अगला कोबाल्ट है। क्या दे रखा है? डी वाला में क्या दे रखा है? हमारे में थोड़ा सा ये प्रिंट निकाले हैं फोटोकॉपी का, थोड़ा कम साफ है। डी वाला क्या है बताइए? कोबाल्ट है ना, ये डी वाला कोबाल्ट है। ठीक है, ये कोबाल्ट है।
तो ये जो है ए बी सी, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आप लोग सन्नाटा खींच लिए हैं या मेरी बात आप लोगों की नहीं आ रही है? अब बोलिए, आवाज नहीं जा रही है? बोलिए भाई। अच्छा, तो इसमें जो है, अच्छा ये जो है फेरोमैग्नेटिक होता है। कोबाल्ट जो है फेरोमैग्नेटिक होता है, तेजी से चुंबकत्व इसमें आता है, बाकी नहीं है, ठीक है ना। 17 नंबर सवाल देख लीजिए। 17 नंबर क्या है? डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु, डाल्टन ने बताया था किसी एक तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं, सदृश द्रव्यमान आकार और आकृति के होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, डाल्टन ने कहा था किसी एक तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं, और पहला ही विकल्प सही है, ठीक है ना। 17 में देखिए, डाल्टन ने कहा था कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं, और पहला ही विकल्प इसमें दे रखा है, सही वाला पहला ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 18 किसका है? अठारह हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है 21 देखिए, 21 फिजिक्स का है। 22 पे आइए, क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? अम्लीय, मोनोक्लोरोस्टिक एसिड ClCH2C+O8। दूसरा ट्राइक्लोरो सीधे सी वाला होगा, ClCl -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो उतने स्ट्रांग एसिड होगा। यहाँ 3 -I इफेक्ट है, ठीक है ना, यही सबसे स्ट्रांग है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 सोडियम, अच्छा ये फिजिक्स का है। 24 केमिस्ट्री का है। 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तब परमाणु का आकार, जैसे एक एटम है, इससे जब ये धनायन बनता है तो ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो, ये छोटा होता है, तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, घटता है। ये छोटा है और ये बड़ा है। यही बचा था पूछने के लिए, टीजीटी में कुछ नहीं बचा था। निम्नलिखित में से कौन से ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन दिखाएगा? स्टाइरीन नहीं दिखाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। स्टाइरीन, सिरामिक एसिड, सिरामिक एसिड, बेड़ा बनाने, सिरामिक एसिड। सिरामिक एसिड ये नहीं शो करेगा। हाँ ये शो करेगा, बेंजीन रिंग होता है, सिरामिक एसिड। और उसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसमें देखिए पूछा क्या है, ज्यामितीय
यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। स्टीरियो नहीं पूछा है, ज्योमेट्रिकल पूछा है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल के लिए हमने बताया है, ज्योमेट्रिकल के लिए क्या जरूरी है। देखिए यहाँ एक कायरल कार्बन है ना, ये ऑप्टिकल शो करेगा, ये किसी प्रकार का नहीं शो करेगा। ये जो है सिस ट्रांस शो करेगा, और सिस ट्रांस ही ज्योमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल ये शो करेगा। ये ज्योमेट्रिकल है, ये ऑप्टिकल है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो विकल्प बी सही है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का क्या होता है? 4 विकल्प दिए हैं, देखा जाए। मात्रा में अपरिवर्तित लेकिन संरचना परिवर्तित, क्या ये सही है? नहीं। उत्प्रेरक किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, मात्रा और संरचना अपरिवर्तित, यही सही है। उत्प्रेरक जो है केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, वह न तो अभिक्रिया में यूज होता है, न ही वह किसी दूसरे यौगिक में परिवर्तित होता है, यथावत बना रहता है। तो विकल्प बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 में विकल्प बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रॉक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं देता? कौन सा? Which one of the following will not react with hydroxyl ion by nucleophilic attack? तो देखा जाए OH आयन किससे नहीं रिएक्ट करेगा? देखिए एक तो है डाइएथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3, इस पे OH आयन से क्रिया कराना है। दूसरा है एथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, एथाइल एसीटेट से OH आयन की अभिक्रिया कराना है। तीसरा जो है एसेटामाइड है, ये है, इस पे OH आयन की अभिक्रिया। चौथा है एसीटोनाइट्राइल ना, ये ठीक है। अब देखा जाए एसीटोनाइट्राइल, ये एसीटोन नहीं एसीटो, ये एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। अब देखा जाए ये जो है यहाँ पर कहीं कोई पाई बांध नहीं है, ये यहाँ या यहाँ कोई अटैक नहीं कर पाता। ये यहाँ अटैक करता है, ये इधर टूट के जाता है, बाद में ये निकल जाता है। ये यहाँ अटैक करता है, ये इधर टूट के जाता है, बाद में निकलता है। ये भी यहाँ अटैक करता है और ये पाई बांध इधर टूट जाता है। तो ये तीनों पे अटैक होगा, तीनों पे रिएक्शन होगा। जो रिएक्शन होगा वो हम बता देते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बता देते हैं, ठीक है ना। ये जुड़ेगा और इसको रिप्लेस कर देगा, इसको जो है रिप्लेस करेगा C2H5O- को। यहां ये जुड़ेगा NH2- को रिप्लेस करेगा, यहां ये जुड़ेगा और हमें क्या मिलेगा? टैटोमराइजेशन के बाद ये मिलेगा O डबल बॉन्ड NH, O, ये पहले O मिलेगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा OH, ठीक है ना। बाद में जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये लोन पेयर यहाँ ट्रैक करेगा, तो फिर ये टूट के जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम कहें इस तरह से। तो ठीक है ना, ये एक नेगेटिव चार्ज यहाँ जुड़ा तो एक नेगेटिव चार्ज जुड़ा, इस तरह से ये मिलेंगे। पहले वाले में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ईथर रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन 28 के बाद 29 नहीं 30, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30
कौन सी बेंजीन का अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है? बेंजीन पे देखिए, बेंजीन पे एडिशन बड़ा मुश्किल से होता है, नहीं होता एडिशन, यही नहीं होता। बाकी सब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है, एलिमिनेशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सभी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन, तीनों अभिक्रियाएं बेंजीन में होती है, लेकिन योग अभिक्रियाएं सामान्यतः नहीं होती हैं। बड़ी विषम परिस्थिति में अपचयन होता है, साइक्लोहेक्सेन बनता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अन्यथा नहीं होता। तो क्वेश्चन 31 देखा जाए। 31 देखा जाए। सत्य कथन, अल्फा किरणों की आयनीकरण शक्ति उच्च होती है, हाई आयोनाइजिंग पावर, इनकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण अल्फा की हाई आयोनाइजिंग पावर सही है, सही कथन हमको बताना है। बी जो है, समस्थानिक सदैव आइसोटोप हमेशा रेडियोधर्मी होते हैं, गलत। कोई जरूर नहीं कि सभी आइसोटोप हमेशा रेडियोधर्मी हो। बीटा किरणें सदैव ऋण प्लेट की तरफ मुड़ती है, नहीं, बीटा किरणें धन प्लेट की तरफ मुड़ती हैं। गामा किरणें ऋणावेशित होती नहीं, न्यूट्रल होती हैं। तो यही सही है, बाकी सही गलत है। सही विकल्प, सही कथन आपको चुनना था। आगे देखा जाए 31 के बाद 32। हैलोजन से अधिक अभिक्रियाशील सदस्य, हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशील। तो देखिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी और फिर इसकी होती है। तो फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फ्लोरीन 1 नंबर पे है। आगे जो है, आगे आते हैं क्वेश्चन 34। इसमें है सल्फर के कारण संयोजकता दर्शाता है, विभिन्न संयोजकता। सल्फर जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो इसमें जो है 2 8 3s2 3p6 और 4s2 3d में, इधर 3d अंदर है। तो 10 12 और 12 14 ज्यादा लिख दिया गया, यहाँ पे ही रुक जाएगा ना, ठीक है। तो 10 12 और 4 16 ये खाली है, यहाँ की ओर नहीं। इसका बाहरी कोष तृतीय कोष है। यहाँ देखिए डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी जो है वैकेंट है, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करता है। वैलेंसी अपनी बढ़ा घटा लेता है आवश्यकता अनुसार। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित which one of the following कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज द हाईएस्ट पोलैरिटी? किसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे अधिक पोलैरिटी होगी? देखिए, अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, वो आप लोगों को बता दें। जैसे अगर आप HF लेते हैं, HCl लेते हैं, HBr लेते हैं और HI लेते हैं, यहाँ इन पे हाइड्रोजन 3 जुड़ा है, ठीक है, सब पे। तो इसमें इसकी सबसे अधिक होती है पोलैरिटी और नीचे आने पर पोलैरिटी घटती है। लेकिन अगर यही कार्बन पे जुड़ा हो और इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हों, सबका परिणामी जब निकालना होता है तो HCl की हाईएस्ट होती है, उसके बाद यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। पलट जाता है क्रम। 1 नंबर पर ये है CH3Cl है, फिर 2 नंबर पर ये है, फिर ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ठीक है ना। ये नोट ध्यान रखेंगे। अगला जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। देखिए जो
लेड, हाँ लेड स्टोरेज बैटरी है, सीसा संचाई सेल। हाँ अभिक्रियाशीलता, ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जल्दी से टूटेगा, ये रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। ये वीक एसिड है। सीसा संचाई से लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें जो है लेड का पीबी एनोड होता है, नेगेटिव चार्ज, और लेड ऑक्साइड PbO2 कैथोड होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या है लेड और लेड ऑक्साइड का। लेड को हिंदी में शीशा कहते हैं, दर्पण वाला शीशा नहीं। आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 38 फिजिक्स का है 39। निम्नलिखित में से कौन, which one of the following substrate will give free radical under appropriate condition? कौन सा फ्री रेडिकल देगा? देखिए इसमें जो है एल्कोहल है, एल्किल हैलाइड है और एल्कीन है, ऑल सभी। तो एल्कोहल, एल्किल हैलाइड और एल्कीन, यहां पर देखिए जिनमें पोलरिटी होती है, जिनमें पोलरिटी होती है ना, under appropriate condition, which one of the following will give free radical under appropriate condition? कौन सा मुक्त मूलक देगा? एल्कोहल है, एल्किल हैलाइड है, एल्कीन है, ऑल सभी। यहाँ पर जो है मुझे गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, इसमें व्याख्या क्या दी है? एल्कोहल, एल्किल, एल्कीन सभी अनुकूल परिस्थितियों में मुक्त मूलक देते हैं। अच्छा ठीक है। अनुकूल परिस्थिति क्या? अनुकूल परिस्थिति में हम उच्च ताप हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, पराक्साइड हो सकता है। तो अगर हम देखें जैसे पराक्साइड उपस्थित हो, पराक्साइड जैसे HCOO, ये पराक्साइड है। पराक्साइड की उपस्थिति में ये सभी फ्री रेडिकल देंगे, एल्कोहल भी देगा और एल्किल हैलाइड भी देगा और उसके बाद एल्कीन भी देगा। पराक्साइड उपस्थित हो तो। पराक्साइड नहीं है, जैसे प्रकाश है या उच्च ताप है, तो ये तो देगा, लेकिन ये जो है थोड़ा मुश्किल होगा इनका देना, लेकिन इसकी उपस्थिति में सही देंगे। तो इन्होंने अनुकूल परिस्थिति क्या है ये नहीं बताया है, जो मर्जी आप वो ले लीजिए। अगर पराक्साइड है तो सभी देंगे, ठीक है ना। पराक्साइड फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है, यह जो है फ्री रेडिकल उत्पन्न करने में सहयोग करता है। तो ये अगर पराक्साइड लेंगे तो सभी देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जल The catalyst used in the manufacture of methyl alcohol from water gas. methyl alcohol, water gas से methyl alcohol, water gas से methyl alcohol, water gas CO plus twice H2, यही है ना। और इससे जो है CH3OH हमें मिलता है। और इसका कैटलिस्ट वैसे जो इन्होंने दिया है वो बताते हैं, मुझे थोड़ा डाउट में है, क्लियर नहीं है। और इन्होंने दे रखा है जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड, तो हमें लगता है सही दिए हैं, किताब से के एन शर्मा से लिख के दिए हैं, तो सही है। ये 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर और 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और उसके बाद जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये कैटलिस्ट दे रहे हैं, तो कैटलिस्ट ये सही है, ठीक है ना। इसी को जो इन्होंने दिया उसी को याद कर लीजिए। आगे जो है क्वेश्चन 43, आयनिक यौगिक। देखिए आयनिक यौगिक जो है ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। आयनिक यौगिक कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट। आयनिक यौगिक जो है ध्रुवीय विलायक पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। अगला देखा जाए
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 43 के बाद क्वेश्चन 46 निम्नलिखित आईयूपीएसी नाम बताना है। आईयूपीएसी नाम आप लोग बना डालिए, नहीं तो फिर जाइए कहीं नाक को कटा लीजिए, ठीक है ना। ये एथॉक्सी है और ये नाइट्रो ग्रुप है। नंबरिंग कर डालिए। यहां पर जो है एक तरह से दोनों प्रतिस्थापी हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई नहीं है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। नाम बना डालिए। साइक्लोहेक्सेन लास्ट में आएगा, साइक्लोहेक्सेन। हाँ देखिए यहाँ पर 1 एथॉक्सी और 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, यही पहला ही सही है। देखिए ये नाइट्रो है, दोनों प्रतिस्थापी हैं, ये एथॉक्सी है, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, यहीं से नंबरिंग कर देंगे 1 2, तो 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। 1 एथॉक्सी पहला ही विकल्प सही है, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। दोनों प्रतिस्थापी न होते तो जो क्रियात्मक समूह होता उधर से नंबरिंग करते। यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ जाए वहीं से नंबरिंग। लोवेस्ट ऑफ रूल यहाँ पर फेल हो जाएगा, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा ये तो फिजिक्स। अब आगे जो है 47, 49, 50 देखते हैं। बीच में चेक करते चलिए, कोई छूटा तो, अगर कोई छूट जाए हमें देखने में तो बताइएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 50 लगता है बीच में सब फिजिक्स के हैं। और सारणी में सबसे हल्का कौन है? लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है, यही सबसे हल्का है। हल्का मतलब डेंसिटी कम, डेंसिटी के आधार पर, ठीक है ना, डेंसिटी के आधार पर है। इरिडियम की डेंसिटी, वैसे ऑस्मियम सबसे ज्यादा था, लेकिन इरिडियम थोड़ा सा ज्यादा पाया गया है अभी रिसेंटली, तो अब ये हाईएस्ट पर है, थोड़ा सा अंतर है, इरिडियम सबसे ज्यादा 22 पॉइंट समथिंग कुछ है, थोड़ा सा ही अंतर है। आगे क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन यौगिक अपने विन्यास, अच्छा which of the following compound undergo inversion in their configuration? कौन सा कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन, ये क्या है भाई? अच्छा, किसके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है? तो मेथेन, एथेन, अमोनिया और एस्टरेट। अमोनिया देखिए पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। एक मिनट। Which of the following compound undergo inversion in their configuration? कब इन्वर्जन होना है? क्या वो जो है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सर्वाधिक अम्लीय, इसमें देखिए, इसको थोड़ा देखिए 96। एक तो OH है, इसका लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में है, तो ये सरलता से जो है, बड़ी सरलता से यहाँ अटैक करेगा। जब ये प्रोटॉन निकलेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे डीलोकलाइज होता है। उसके बाद दूसरे वाले में डीलोकलाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में ये नहीं है। तीसरे वाले में कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। चौथे वाले में देखिए, एक जो है माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींच करके और ये डीलोकलाइज करके। तो यहाँ दो फैक्टर हैं इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो चौथा सबसे ज्यादा है, उसके बाद पहला है, उसके बाद जो है दूसरा है, और सबसे कम तीसरा होगा। दूसरे में बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना।
इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं 98 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर कम है? तब आर्थो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, आर्थो सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट ना के बराबर होता है बेंजीन के केस में, तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर देखेंगे। आगे देखा जाए क्वेश्चन 98। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही होगी लेस इलेक्ट्रोएक्टिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई जा रही होगी वो सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। नाइट्रोबेंजीन में देखिए -I और -M दो इफेक्ट है, इसी की लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यही जो है सबसे कम अभिक्रिया देगा, सबसे कम रेट से अभिक्रिया देगा। अगला 99 देखिए, स्थिर दाब पर जब एक आदर्श गैस का विस्तार V1 से V2 तक किया जाता है, दाब स्थिर है तो वर्क W इक्वल टू होता है PdVK और PV2 माइनस V1 से V2 तक जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखा जाए, अब यहाँ चूंकि वर्क गैस का प्रसार हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस होगा, तो नेगेटिव साइन होगा। अच्छा, फिजिक्स के केस में जो है वो सराउंडिंग को वर्क मिलेगा ना, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में सराउंडिंग के सापेक्ष। तो सिस्टम के सापेक्ष जो वर्क नेगेटिव होता है, सराउंडिंग के सापेक्ष वो पॉजिटिव होता है। 101। एथेन के निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक? क्वथनांक किसका सर्वाधिक होगा ना, तो यहां पर देखा जाए C2CH3 CH2F है और क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। देखिए यहाँ पर मेथाइल आयोडाइड का जो है अनुभार सबसे एथाइल आयोडाइड का अधिक है, इसी का जो है क्वथनांक सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। जिसका मोलर मास सबसे अधिक होगा उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। आगे देखते हैं ये अज्ञात प्रतिरोध तथा प्रेरक व्हीटस्टोन ब्रिज ना, क्वेश्चन नंबर 100। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा फिजिक्स में पढ़ते हैं, अरे कहाँ केमिस्ट्री अमीटर गैल्वेनोमीटर लिए परेशान है, ये सब फिजिक्स के सवाल हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज और से हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का, ये फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, अगर बहुत हाँ 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 किस में है आप? केमिस्ट्री फिजिक्स में है कि केमिस्ट्री में है? तो क्या करेंगे, आपको कहाँ फिजिक्स का सवाल पूछा जाएगा? इसमें देखिए नीचे सब लिखा है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध के नापन में करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, और जो वोल्ट मीटर है उससे हम विभव मान नापते हैं, अमीटर से जो है हम जो क्या नापते हैं, धारा नापते हैं ना, अमीटर से धारा नापते हैं। और जो वोल्ट मीटर जो अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है वो शायद निम्न प्रतिरोध का अमीटर होता है, लो रेजिस्टेंस का, उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस जोड़ करके वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलते हैं। चलिए आगे देखते हैं 101 102। परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है? कॉम्बिनेशन, ऊर्जा की कमी और स्थिरता की प्राप्ति। हमने लिखा है परमाणु आपस में जुड़ते हैं, रासायनिक आबंधन का कारण क्या है? अपनी एनर्जी घटा करके स्टेबिलिटी को बढ़ाना। परमाणु अपनी एनर्जी को घटा के स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही रासायनिक आबंधन करते हैं। आगे जो है 103 के बाद
102, 103 देखिए, 103 केमिस्ट्री का नहीं है और इधर भी नहीं। 104 क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन टेक्स प्लेस। अगर आप प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं तो हर कार्बन पर क्लोरीन का एडिशन होता है और आपको हेक्सा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या बेंजीन हम कहें BH666 मिलता है, इससे गैमेक्सीन कहते हैं, ठीक है ना। आगे जो है ये भी लिखाया है, पढ़ाया है, इसको भी बताया है, बेंजीन वाले चैप्टर में गैमेक्सीन पढ़ाया है। आगे 106 उच्च ताप पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ the auto catalyst formed in the reaction by acidified potassium permanganate with oxalic acid at high temperature। तो ये क्या बता रहे हैं, उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा देखा जाए एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट है ना 106, एसिडिक KMnO4, ये मैंगनीज सल्फेट में बदलता है, ठीक है ना। और न्यूट्रल या वीकली बेसिक या वीक बेसिक में ये जो है MnO2 में बदलता है और बेसिक में या स्ट्रांग बेसिक कह लें, स्ट्रांग बेसिक में ये K2MnO4 में बदलता है, ठीक है ना। +7 से +5 2 और यहाँ +4 और +6, ठीक है। आगे देखते हैं अगला 107 एक शोध प्रेरक वह है ऑटो कैटलिस्ट। किसी अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है अगर वही उत्प्रेरक का काम करने लगे तो उसे हम ऑटो कैटलिसिस करते हैं। जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस में जो एसिड बनता है वो अपने आप में कैटलिस्ट का काम करता है और ये ऑटो कैटलिसिस कहलाता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट। किसी अभिक्रिया का एक उत्पाद उत्प्रेरक का काम करे जिसे ऑटो कैटलिसिस कहते हैं। वायु में लगातार रखने पर सोडियम का अंत में परिवर्तन हो जाता है। वायु में रखे रहेंगे तो सोडियम वायु से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कार्बोनेट, तो अंततः कार्बोनेट में बदल जाता है, ठीक है। आगे जो है 110 निम्नलिखित में से असंभव कक्षाएं हैं। देखिए 2s तो पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल, 3f नहीं होता, f चौथे से शुरू होता है। उसके बाद आयोडोफार्म रिएक्शन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर, तो मेथाइल अमीन के लिए आयोडोफार्म, मेथाइल अमीन जो होते हैं मेथाइल कीटो, आयोडोफार्म रिएक्शन इसके लिए, मेथाइल कीटो समूह के लिए का कंफर्मेटरी टेस्ट आयोडोफार्म द्वारा करते हैं। आगे जो है क्वेश्चन 15 देखा जाए, रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु, रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु एवरेज लाइफ जो है ये हम कैसे निकालते हैं, जो विघटन स्थिरांक है उसका अपोजिट टाउ इक्वल टू 1/λ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो विघटन स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है, विकल्प बी सही है। आगे जो है क्वेश्चन 116 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में से अभिक्रिया करके बेंजोइक अम्ल देता है। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर के बेंजीन एल्कोहल देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, अगर आप बेंजोइक अम्ल को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से करते हैं तो ये जो है CH2OH बनाता है, ठीक है ना, बेंजील एल्कोहल बनाता है। आगे जो है ड्राई सेल में उपस्थित ऋणाग्र पदार्थ इन द कैथोडिक मटेरियल प्रेजेंट इन ड्राई सेल, ड्राई सेल में जो कैथोड होता है किसका बना होता है। देखिए हमने बताया था कि ड्राई सेल में ग्रेफाइट का एक रॉड लेते हैं और इस पे मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 का एक पेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना, और यहीं पे जो मैग्नीज ऑक्साइड है वही रिड्यूस होता है
और ये इतना किसका काम करता है, कैथोड का। और जिंक का जो बर्तन है जिंक, ये एनोड का। तो यहाँ पर चूंकि ग्रेफाइट तो बस एक संपर्क का काम स्थापित करता है, डीपोलराइजर यानी कैथोड में जो डीपोलराइजर है MnO2 है, यही कैथोड की तरह, यानी यही अब इसी का अपचयन होता है Mn2O3 में और यही कैथोड का काम करता है, ठीक है ना। ये Mn2O3 में बदल जाता है MnO2। यही अपचयित होता है, डीपोलराइजर ही रिड्यूस होता है। ये ग्रेफाइट का, कार्बन का, इसका कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब एनोड से कैथोड पर आता है तो उस इलेक्ट्रॉन यहाँ पोलरिटी डेवलप हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो यही इलेक्ट्रॉन को खाता है, यानी खुद रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है। ये +4 से +3 में आ जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 117 के बाद जो है 118। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज अमोनिया। तो अगर एमाइड है, एमाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमोनिया हमें मिलता है, चाहे वो एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, एमाइड अगर है, चाहे यहाँ बेंजीन रिंग हो, चाहे जो हो, एमाइड है, CONH2 है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो हमें अमोनिया मिलता है और ये एसिड में बदल जाता है, एसिड और अमोनिया मिलता है, ठीक है ना। तो एमाइड। अगला जो है 120, योगात्मक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। यहाँ पर फ्रिडल-क्राफ्ट ये प्रतिस्थापन है, एल्डॉल अभिक्रिया यही जो है एडिशन है, एल्डॉल एडिशन है, फिनाल का ब्रोमाइड, फिनाल का ब्रोमिनेशन, फिनाल का ब्रोमीनीकरण ये भी नहीं है, और बेंजीन का नाइट्रेशन, ये सभी प्रतिस्थापन है, एल्डॉल एडिशन है, ठीक है ना। एल्डॉल में एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, बाद में एलिमिनेशन भी होता है लेकिन पहले एडिशन होता है कार्बोनिल समूह पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, नीचे इन्होंने व्याख्या किया है, हल में देख लीजिएगा, और एडिशन है वो। सूर्य को उष्मा देने वाला स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्न में से वह जिसका अस्तित्व नहीं है, NF5, नाइट्रोजन के पेंटाफ्लोराइड नहीं पाए जाते, ठीक है ना। फास्फोर PF5 होता है, SF5 होता है, ASF5 होता है। नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड हमें नहीं मिलते हैं, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के वायु कोश में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और PF5 बनाएगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखा जाए, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के रासायनिक को उनके रासायनिक विशेषताओं की, हाँ, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं ना, तो परमाणु भार B वाला विकल्प है B, ठीक है ना, मेंडलीव के अनुसार। आगे के सवाल जो है ये फिजिक्स के हैं, और इस प्रकार से खींचतान के हम लोगों ने 2016 का TGT का केमिस्ट्री का सवाल सही कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो है हमें देखना है आगे, कुछ आप लोगों को 5 मिनट में का एक कुछ सावधानी बताएंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद आज TGT की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब आप लोग अपना जो बचा है एक आध दिन का रिवीजन करके देखिएगा। देखिए, 2 चीजें हैं। पहला तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो रोल नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा। रोल नंबर में मिस्टेक हो गया तो सारी परीक्षा आपकी बेकार हो गई, ठीक है ना। और TGT में कई लोग हैं, एक रमाकांत जी हैं, जान रहे हैं, जो बच्चे पुराने हैं, उनके 96 सही थे TGT में, हाँ, जहाँ तक मुझे ख्याल है 96 या 93 सही थे, लेकिन रोल नंबर गलत भरने की वजह से उनका पेपर बेकार हो गया और वो बाहर हो गए। दूसरा, आप क्या करते हैं, तो रोल नंबर, जैसे आप रोल नंबर जो ऊपर भरिएगा उसी तरह से नीचे काला भी करिएगा, ये गलती ना हो। और दूसरा, जैसे इन्विजिलेटर आता है तो उसको एक बार आग्रह करिए, बहुत वहाँ स्मार्ट बनने का प्रयास न करिएगा कि हम बहुत जल्दी में, चलिए हटाइए, जल्दी करिए, हमारा नुकसान न करिए। इस तरह की स्मार्टनेस न दिखाइएगा, नहीं तो आपकी गलती को नजरअंदाज कर देगा, फिर आप भुगतेंगे। आप उससे एक बार आग्रह जरूर कर लीजिएगा कि सर जरा सा हमारा रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, कहीं को काला करने में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर काला करने में मिस्टेक है तो आप उसी समय सुधार देंगे। पता लगा आपने यहाँ
1 लिखा है और काला कर दिया 0 वाले गोले को, इसी के ठीक नीचे 0 मिल गया ना। 5 वाले के नीचे आपको 5 को काला करना है, ठीक है, और 2 वाले के नीचे 2 को काला करना है। 2 यहाँ आप 1 2 गिने और यही काला कर दिए। यहाँ से 0 1 2 वाले गोले को काला करना है। किसी परीक्षा में 0 सबसे नीचे दिया रहता है, ये भी ध्यान देंगे। तो 1 2 इसको देख करके ही जो डिजिट वहां है वही देख करके काला करिएगा पहला, और खूब मिला लीजिएगा। इन्विजिलेटर को भी एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, सर रोल नंबर बाकी चीजें जरा हमारा चेक कर लीजिए, 10 सेकंड का समय उसको दे दीजिएगा, चेक कर ले, ठीक है ना। कभी कभी अपनी गलती नहीं पकड़ में आती, अपनी गलती दूसरा पकड़ता है। दूसरा, जैसे आप उत्तर शीट आपके सामने है इस तरह से, ऐसे आप भर रहे हैं। ये पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 50-50 का कॉलम रहता है या 40-40 का कॉलम रहता है या 30-30 का रहता है, ठीक है ना। और ये प्रश्न ए बी सी डी, मान लीजिए पहला आपने प्रश्न किया, आप क्या करते हैं कि पूरा प्रश्न कर लिए, अब एक साथ उत्तर शीट भरना शुरू करते हैं। ये गलती कभी न करिएगा। इसमें होता क्या है, फिर से ध्यान दीजिए, हम सारे 125 प्रश्न हल कर लिए, अब आराम से उत्तर शीट, हमारे पास 20 मिनट का समय है, उत्तर शीट भरना शुरू कर दिए। हमने देखा पहले का ए सही है, ए काला कर दिए, दूसरे का डी सही है, तीसरे का बी सही है, अब चौथे का जो है वो बी सही था, लेकिन हमने चौथे वाला कॉपी में चौथा प्रश्न देखा और चौथे की जगह हमने 5वें का बी काला कर दिया, एक बीच में ये हमने छोड़ दिया। फिर 5वें का 6ठे में काला करेंगे, 6ठे का 7वें में काला करेंगे। और ये पकड़ कब में आता है, जब आप अंतिम पे 125वां सवाल भरेंगे, तो यहाँ का 124वां लेंगे, यहाँ का 125वां भर गए, 125वां के लिए जगह खाली नहीं मिली, तब आएगा करे हमारा एक बच कहाँ से रहा है। और फिर जब आप चेक करना शुरू करेंगे, पता लगा चौथे का आपने गलती से 5वें में फिल कर दिया था, और पूरी सीरीज आपकी बेकार हो गई, पूरी परीक्षा बेकार हो गई। उत्तर शीट में कोई संशोधन इस चीज में स्वीकार नहीं है। रोल नंबर और बाकी चीजों में तो हो जाता है स्वीकार, इसमें कहीं से कोई स्वीकार नहीं, आपका पूरा बेकार हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जैसे एक प्रश्न में 4-5 सवाल है, तो 4-5 भर लीजिए, पहले 4 ठो है, 5 ठो है, इसको भर लीजिए। अब फिर अगला करिए, अगला कर लिए, एक पेज पे, एक पन्ने पे 5 सवाल है, करने के बाद फिर 5 भर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर किसी पेज में गलती हुई है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है, अगला पेज भरने लगते हैं, तो फिर से जब भरते हैं और 1-2 सवाल का नुकसान हो सकता है, पूरी सीरीज बेकार नहीं होगी। तो आप 5-5, एक पन्ने पे 5 सवाल 10 सवाल रहते हैं, सामान्यतः 4-5 रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, इसलिए कम सवाल रहते हैं, 4-5 रहते हैं, 6 रहते हैं, उनको पढ़िए, टिक करिए और उतना उत्तर शीट में भर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसा न करने पर एक गलती और होती है, पता लगा हमें प्रश्न न्यूमेरिकल बढ़िया आसान है, हम प्रश्नों में उलझे रह गए, और अंत में जब अलार्मिंग घंटी लगी, अलार्म बेल 10 मिनट पहले लगी, तब आपको लगा अरे यार ये तो समय बहुत कम बचा है, तो 1-2 सवाल और बचे रहेंगे, उनको भी आप करेंगे और फिर भरना शुरू करेंगे, तो 10 मिनट में उत्तर शीट आप कभी नहीं भर पाते हैं। आपके आते हुए 10, 15, 20 उत्तर शीट खाली प्रश्न चले जाते हैं, उनको टिक किया है, साल किया, लेकिन भर नहीं पाए, तो ये भी रिस्क समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप उत्तर शीट 4-4-5 करते चलेंगे, भरते जाएंगे, लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगला न्यूमेरिकल, पता लगा न्यूमेरिकल 20-25 न्यूमेरिकल है, सामान्यतः 20 से ज्यादा, 25 से ज्यादा न्यूमेरिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला लेंगे तो अधिकतम 25-30 से ज्यादा न्यूमेरिकल कहीं नहीं आते हैं, किसी भी एग्जाम में नहीं है। मान लीजिए 30 न्यूमेरिकल है, उसमें से 10 तो आपको इजी गोइंग आ जाते हैं, जो इजी गोइंग आ जाए उन्हीं को आप करिए। बाकी न्यूमेरिकल जिसमें भले ही इजी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब है, सब्ट्रैक्शन है, टाइम टेकिंग है, उसको गोला करके आप छोड़ दीजिए। जब आप लास्ट 125 क्वेश्चन कर लेंगे, उत्तर शीट भर लेंगे, 10-20 मिनट आपके पास बचता है, फिर आप नए सिरे से सारे न्यूमेरिकल करिए, जितना कर पाते हैं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो वैसे, अरे 20 तो बचा था, उसमें से 4-5 मान लीजिए आप कर लिए, तब तक समय खत्म हो गया, 15 बचा, 15 ऐसे भर देगा तो 4 ठो उसमें से सही हो जाएगा, तो 8-10 सवाल का नुकसान होगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल के चक्कर में बहुत बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से, पहला रोल नंबर, दूसरा एक बार में उत्तर शीट न भरिएगा और सबसे अंत में ना भरिएगा, नहीं समय की दिक्कत हो जाती है। न्यूमेरिकल बड़े सबसे लास्ट में करिएगा, ये 3-4 पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, और घबरा के एकदम प्रश्न न करिएगा।
आराम से अपनी परीक्षा दीजिएगा। घबराहट हड़बड़ाहट में देंगे तो फिर आधा दिमाग काम करता है, आधा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक ना एकदम। और एग्जाम के एक दिन पहले खूब सो के जाइएगा। अपने जिले में सेंटर है और जिस दिन पेपर है उस दिन जल्दी सो जाइएगा और खूब पूरी नींद लेके, कम नींद लेके एग्जाम में जाएंगे तो दिमाग आधा काम करता है निश्चित रूप से। आप वो उन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे जिसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पूर्णतया नींद लेके सो करके आराम से जाएंगे, अर्ध निद्रा में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप परीक्षा दे लेते हैं। प्रवक्ता वालों का राजकीय का भी बचा है और अगला एलटी का पेपर आने वाला, एलटी के विज्ञापन आने वाला है। चर्चा बहुत है, जल्दी आ जाएगा। चुनाव अधिसूचना के पहले ही एलटी का आपको बड़ा विज्ञापन आ रहा है? एलटी का जो है, हाँ, हमने कहा अधिसूचना के पहले ही 1 महीने या कुछ लेट हुआ तो 1.5-2 महीने चला जाए, लेकिन चुनाव अधिसूचना के पहले ही बड़ा विज्ञापन आ रहा है। इसलिए आप लोग पेपर देने के बाद 1-2 दिन आराम करके फिर हमसे जुड़ लीजिएगा। जो बच्चे हमारी पूरी फीस दिए हैं, ये ध्यान देंगे, पूरी नहीं, पता लगा हमने हमारी 10,000 फीस है तो आप उसमें कंसेशन करा के 7,000 दिए हैं और 3,000 नहीं दिए हैं। कंसेशन वालों को नहीं, कंसेशन रियायत आधे देने वालों को नहीं। जो मेरी पूरी फीस दिया है बगैर कंसेशन का, उसको हम फिर से एलटी उसी फीस में पढ़ाएंगे जिस फीस में टीजीटी पढ़ाए हैं, उनसे हम अलग से कोई फीस नहीं लेंगे। तो जो लोग पूरी फीस दिए हैं वो यथावत ये एग्जाम छोड़ देंगे, परीक्षा दे करके रिजल्ट आता रहेगा, रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। हम तुरंत 2-4 दिन रेस्ट करके अगली अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। जो पूरी फीस जमा किए हैं उनका पूर्णतः पूरा स्वागत है, वो तुरंत पढ़ना शुरू कर देंगे। जो जिन्होंने आधा तिहा दिया है वो फीस जमा करके तब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, उनके ऊपर है, ठीक है। और बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया सा एग्जाम दीजिए, फिर आगे अपनी नई योजना बनाई जाएगी, ठीक है। इसी पे समाप्त करते हैं।